नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में और कुछ अगले साम्राज्यों के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का इतिहास 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, अब इसके स्रोत क्या है, कहाँ से जानकारी मिली है हमें। गुप्त साम्राज्य का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, उदयगिरी गुफा अभिलेख, सांची शिलालेख तथा मेहरौली के लौह स्तंभों से इसके उदाहरण मिले हैं। तो कहाँ से, एक तो इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख से, दूसरा उदयगिरी गुफा अभिलेख से, तीसरा सांची के शिलालेख से और मेहरौली के लौह स्तंभ से हमें गुप्त साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भूमि संबंधी दस्तावेज और सिक्के का उस समय की आर्थिक दशा की जानकारी का प्राप्त होती है। अब कुछ साहित्यिक स्रोत देखते हैं। चीन के यात्री जो फांगहान की पुस्तक और कालिदास द्वारा लिखित ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सब की सहायता से ही गुप्त साम्राज्य का या गुप्त साम्राज्य के इतिहास की कड़ियों को जोड़ना संभव हुआ है। 4वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ। उस वंश का नाम था गुप्त वंश। इस वंश ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। इस वंश के शासनकाल में अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ। इस वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की। गुप्त वंशावली में श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त आदि शासक थे। इस वंश में 3 प्रमुख शासक थे, एक तो चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त और तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं इनको भी। सबसे पहले श्रीगुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की। गुप्त सेना के पूर्व में स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में भी गुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में किया गया है। तो गुप्त वंश का आदिराज किसे कहा गया? श्रीगुप्त को। लेखों में इसका गोत्र धारण बताया है। इसका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा। गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। इतिसिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए। अगला है घटोत्कच। यह लगभग 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की और प्रभावती गुप्त के पूना व हृदयपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के समीपवर्ती क्षेत्र तक सीमित था। उसने लगभग 319 तक शासन किया। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, घटोत्कच राज। अब आता है अगला चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त को कहा जाएगा, ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा श्रीगुप्त को। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने महाराजधराज की उपाधि धारण की, उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो गुप्त वंश का सबसे पहला शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में
गुप्त संवत की स्थापना की, जिसका उल्लेख मथुरा अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने सोने का सिक्का चलाया, जिसके एक ओर चंद्रगुप्त कुमार देवी का चित्र एवं दूसरी ओर लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अब आगे आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था। इसी कारण से उसे विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी ओनली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो इतिहास में भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। सम्राट अशोक शांति व अनाक्रमण नीति में विश्वास करता था, तो समुद्रगुप्त हिंसा एवं विजय में विश्वास करता था। ये कहता था कि युद्ध करो और जीतो। अब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो गया था। गुप्त का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसके समय को कला एवं साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो विक्रमादित्य के समय को या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को। इसने रजत मुद्राओं का सबसे पहले प्रचलन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। आगे देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम। उसके स्वर्ण सिक्कों पर उसे गुप्त कुलामल चंद एवं गुप्त कुल व्योमशासी कहा गया है। शक्रादित्य को कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य का समानार्थी माना जाता है। कुमारगुप्त की मुद्राओं में गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित की गई है। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया तथा अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं चलाईं। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, किस समय हुई? तो कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पे। अब आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा था। हूणों का गुप्त पर आक्रमण स्कंदगुप्त के समय की सबसे बड़ी घटना थी। श्वेत हूणों को पूर्वी हूण भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू कुश पार करके गांधार प्रदेश पर कब्जा कर लिया, साम्राज्य का अभियान पूरा किया। सौराष्ट्र के गवर्नर पर्यटन के पुत्र चक्रनित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मूर्ति की स्थापना की। आगे आते हैं पुरुगुप्त। यह कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। संभवतः स्कंदगुप्त संतानहीन था और उसके बाद सत्ता पुरुगुप्त के हाथों में आ गई। चूँकि वह वृद्धावस्था में राजा बना, अतः उसका शासनकाल अल्पकालीन था। उसके समय में गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई थी। लास्ट में है कुमारगुप्त द्वितीय। पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय था। सारनाथ से गुप्त संवत 154 का उसका लेख मिलता है, जो कि बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। यह निश्चित रूप से पता नहीं है कि वह स्कंदगुप्त का पुत्र था। सारनाथ लेख में भूमि रक्षित
कुमारगुप्ते उत्कीर्ण मिलता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कुमारगुप्त का महाराज भी नहीं कहा गया है। अब गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उसके क्या कारण थे, उन्हें देखते हैं हम। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी विशालगुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख सके। शक्तिशाली हुणों के आक्रमण एवं विघटनकारी शक्तियों के आगे वे निर्बल हो गए और इस प्रकार जो गुप्त साम्राज्य था उसका विघटन हो गया। कारण एक एक से देखते हैं। पहला तो अयोग्य उत्तराधिकारी होना। स्कंदगुप्त के उपरांत कोई भी ऐसा प्रतापी राजा नहीं हुआ जो साम्राज्य को सुसंगठित रख सके। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित तथा स्कंदगुप्त द्वारा रक्षित विशालगुप्त साम्राज्य को राजनीतिक एकता के सूत्र में आबद्ध रखने में परवर्ती गुप्त शासक समर्थक नहीं हुआ। अगला वंशानुगत राजवंश। गुप्त राज व्यवस्था वंशानुगत राजतंत्र व्यवस्था थी। इसके कारण भी पतन हो गया। सामंतों के द्वारा गुप्त राज्य का दुर्भाग्य था कि इसका सामंत वर्ग स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी था। इस वर्ग ने संकट के काल में राज्य को बचाने का प्रयास करने की बजाय उसकी कठिनाइयों का लाभ उठाकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाना ज़्यादा बेहतर समझा। उनके इस कार्य ने भी साम्राज्य का पतन में योग दिया था। अगला है विदेशी आक्रमण। बाहरी आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य खोखला हो गया और शक एवं हुणों के आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा करने में केवल स्कंदगुप्त ही सफल हुआ। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुण का पुनः आक्रमण प्रारंभ होता है और फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य नष्ट हो जाता है। अब प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य के राजस्व के स्रोत देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के समय गणतंत्रीय राज्य व्यवस्था का ह्रास हो गया। गुप्त प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था। देवत्व का सिद्धांत गुप्तकालीन शासकों में प्रचलित था। राजपद वंशानुगत सिद्धांत पर आधारित थे। राजा अपने बड़े पुत्र को युवराज घोषित करता था। उसने उत्कर्ष के समय में गुप्त साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। अब राजस्व के स्रोत क्या हैं वो देखते हैं। तो किसी भी राज्य में राजस्व के कर मुख्य टैक्स ही होते हैं। देखिए ये रहा, मुख्य स्रोत क्या था, कर ही थे। पहला है भाग। राजा को भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला छठा हिस्सा, तो 1/6 ये लेते थे। भोग, संभवतः राजा को हर दिन फल फूल एवं सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला यह टैक्स था। प्रणय कर, गुप्त काल में ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य एवं स्वेच्छा चंदा था। भूमि कर भोग का उल्लेख में हुआ है। इसी प्रकार भेंट नामक कर का उल्लेख भी हर्षचरित में किया गया है। सामाजिक स्थिति देखें तो यहाँ पर 4 परंपराएं जातियाँ थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। कला एवं स्थापत्य को देखें। गुप्त काल में कला की विविध विधाओं जैसे कि वस्त्र स्थापत्य, चित्रकला, मृतभांड कला एवं अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सर्वोच्च उदाहरण तत्कालीन मंदिर थे। मंदिर का निर्माण कला का जन्म यहीं से हुआ था। इस समय के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बने हुए थे। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियां हुआ करती थी। देवता की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाता था और गर्भगृह के चारों ओर
ऊपर से आच्छादित प्रतिदक्षिणा मार्ग निर्माण किया जाता था। गुप्तकालीन मंदिरों पर पार्श्वों पर गंगा, यमुना, शंख, पद्म की आकृतियां बनी होती थीं। गुप्तकालीन मंदिरों की छतें प्राय सपाट बनाई जाती थीं, पर शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण के भी अवशेष मिले हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में छोटी छोटी ईंटों एवं पत्थर से बनाए जाते थे। भीतर गांव का मंदिर ईंटों से बना हुआ है। तो कौन सा फेमस है? भीतर गांव का मंदिर। देखिए प्रमुख मंदिरों को देखते हैं। विष्णु मंदिर टिगवा जगलपुर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नाचना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का मंदिर लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर है, यह भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को। थैंक यू।